वो कहता है तुम्हें क्या लेना देना, हमारी मर्जी। चलो भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी, हम अपने पैसे से पी रहे हैं, हमारा अपना शरीर है, तुम क्यों चिंता कर रहे, तुम्हें क्या लेना देना, तुमने ठेका ले रखा क्या हमारा। चलो भाई, किसी को कुछ लेना देना नहीं। पर शराब पीने वाला यदि शराब पीने के साथ साथ शराब पीने में भी कोई लिमिट, कोई मर्यादा, कोई संयम नहीं रखेगा, तो वो शराब उसको और जल्दी ले डूबेगी। शराब पीने से उसका प्रभाव तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, अत्यधिक पी जाने के कारण उसका ये भाव भी बिगड़ जाएगा, शरीर भी बिगड़ जाएगा। वहां भी तो कुछ लिमिट रखना पड़ेगा। शराब पी ली कोई बात नहीं, तुम्हारी मन मर्जी है, तुम्हारे पैसा है, पी लो। पर शराब पी करके यदि सड़क पर तुम यदवा तदवा बोलने लगे, तो फिर उसका परिणाम तुम्हें समझ में आ जाएगा। पीना तुम्हारी मर्जी है, पर नियंत्रण में बने रहना ये सामाजिक संयम है। घर के अंदर तुम कुछ भी करो, बाहर क्या करते हो ये तुम्हारा है क्या। आने जाने में, उठने बैठने में, खाने खिलाने में कहीं ना कहीं तो लिमिट होता है। उस लिमिट का नाम ही उस रूप में संयम है। हर जगह संयम की जरूरत पड़ती ही है। आप रास्ते पर आगे बढ़ते हो, क्या लिखा रहता है, देखकर चलिए, बाएं चलिए। यदि आपको संकेत मिल रहा है कि अभी आगे रास्ता व्यस्त है, तो आप अपने गाड़ी वाहन को रोक लीजिए। लाइन क्लियर होगी, आप आगे बढ़िएगा। आपको रेड सिग्नल मिल रहा है और आप जल्दबाजी में, उतावलेपन में यदि निकल गए, तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चालान कट जाएगा, समझ में आ जाएगा। रेलवे फाटक के यहां पहुंच जाते हैं, लिखा रहता है रुको, देखो, फिर आगे बढ़ो। क्या लिखा रहता है, रुको, देखो, फिर आगे बढ़ो। वहां से निकल रहे हो तो वहां की व्यवस्था है, पहले थोड़ा रुको, थोड़ी देर देखो, फिर आगे बढ़ो। और ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या हुआ। बाद में लोगों को मालूम चलेगा कि इसका तो राम नाम सत्य हो गया। रुकना, देखना और फिर आगे बढ़ना, ये संयम है। चाहे दो पहिया वाला वाहन हो, चाहे चार पहिया वाला वाहन हो, और चाहे अनेक चाकों की ट्रेन हो, ब्रेक की जरूरत होती कि नहीं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्रेक क्या है, ब्रेक गाड़ी का संयम है। गाड़ी बहुत अच्छी है, ब्रेक नहीं है तो, गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है तो क्या होगा, मामला बिगड़ जाएगा। गाड़ी कमजोर भी हो और ब्रेक उसमें अच्छा हो
तो आपकी सुरक्षा तो बनी रहेगी। आज के समय गृहस्थों को देखते हैं तो उनकी जिंदगी की गाड़ी ऐसी दिखाई देती है, गृहस्थों की जिंदगी की गाड़ी ऐसी दिखाई देती है कि उनकी जिंदगी की बस में बाकी सब कुछ लगता है, ब्रेक नहीं लगता। अब कोई बस ऐसी मिल जाए कि तुम उसमें बैठ गए तो पुरानी गाड़ी है, यहाँ से भी हिल रही, यहाँ भी डुल रही, ये भी धक्का लग रहा, वो भी धक्का लग रहा। अब गाड़ी का हर पार्ट, बस का हर पार्ट तो तुम्हें लग रहा, लेकिन जो लगाना चाहिए ब्रेक वो नहीं लग रहा। और बजने के मामले में देखें तो तुम्हारी जिंदगी की बस ऐसी है कि बाकी सब कुछ बजता रहता है बस में, लेकिन हार्न नहीं बजता। जो बजना चाहिए हार्न बज नहीं रहा, पूरी बस बज रही। जो लगना चाहिए ब्रेक लग नहीं रहा, बाकी पूरी बस लग रही। जिंदगी की गाड़ी बर्बाद कर देगी। सुरक्षा ब्रेक में है, और गाड़ी के ब्रेक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, गाड़ी का ब्रेक तो है ही, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मन का ब्रेक होता है। मन का ब्रेक, मन का ब्रेक कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है मन का ब्रेक। क्योंकि मन का ब्रेक जिसके पास है उसकी गाड़ी का ब्रेक कमजोर भी हो तो भी काम बन सकता है। मन का ब्रेक, मन का ब्रेक का मतलब यह है कि मन की सावधानी, मन का संयम। मन में संयम है, मन की सावधानी है, तो गाड़ी कमजोर भी हो, गाड़ी का ब्रेक भी कमजोर हो, तो भी वह मन के नियंत्रण से गाड़ी को धीरे धीरे करके किनारे पर खड़ी कर लेगा। और गाड़ी का ब्रेक अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, और मन का ब्रेक नहीं है, मन पर संयम नहीं है, तो फिर एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होने के क्या कारण हैं? कभी सोचा आप लोगों ने एक्सीडेंट क्यों होते हैं? एक्सीडेंट होने के 3 कारण। क्या? एक्सीडेंट होने के 3 कारण। पहला कारण नशा। ड्राइवर नशा करके चलेगा तो कहीं ना कहीं जाकर के वह भिड़ेगा ही भिड़ेगा। नशा करके चलेगा तो कहीं ना कहीं धोखा उसको होगा ही होगा। नशा एक्सीडेंट का कारण है। नींद एक्सीडेंट का कारण है। लॉन्ग रूट की गाड़ियों में ड्राइवर यदि लंबी सर्विस दे देते हैं और उनको योग्य आराम नहीं मिला तो उनको झपकी आने लगती है, और प्राय करके देर रात और सुबह सुबह के समय ज़्यादा ये नींद की स्थिति बनती है। क्योंकि लंबा सफ़र और नींद का समय, थोड़ा मौसम कोहरे वाला हो, धुंधलापन लग रहा हो, जरा में धोखा होता है। जरा सी झपकी में तो किलोमीटर गाड़ी खिसक जाती हैं, इतनी स्पीड से चलती हैं। बड़ी गाड़ियां, ट्रक वगैरह, बसें वगैरह 40-50 की स्पीड से भी निकल जाते हैं।
और छोटी कारें वगैरह तो 80, 90, 100, 125 तक भी दबा लेते हैं। अब जिसको जैसा दबाना है दबा लेते हैं। तो जो जैसा दबाते हैं गाड़ी भी फिर वैसा दबा लेती है। अब तुम गाड़ी को दबाओगे ज़्यादा तो समय पाके गाड़ी भी तुमको दबा देगी कहीं भी। तो नींद जरा भी एक झपकी आई उसको अंदाज नहीं लग पाता है, और उतने में गाड़ी कितने आगे सरक जाती पता नहीं। जब घटना घटती है तब अरे क्या हो गया। नींद भी एक्सीडेंट का कारण बनती है। और ओवरटेक, जल्दी पहुंचना है, हम किसी से कम नहीं है। सड़क तुम्हारी है क्या, तुम चलोगे क्या। और दे हार्न और आगे 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 जो ओवरटेक करने की प्रवृत्ति बन जाती है। समझ नहीं पाते कई लोग, आगे निकलने के चक्कर में कई बार छोटे गाड़ी वाहन दिख नहीं पाते और चपेट में आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट के 3 कारण, नशा, नींद और ओवरटेक। अब एक्सीडेंट से बचना है तो इन 3 पर नियंत्रण होना। ये नियंत्रण भी संयम का ही रूप है। संयम की परिभाषा हम अकेले धर्म से ही क्यों बांधें। संयम की परिभाषा तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। आवागमन में अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है, और व्यवहारिक हर क्षेत्र में संयम की जरूरत है। खान पान में आपको सावधानी, मौसम का, अपनी प्रकृति का ध्यान रख करके आहार करने की बहुत जरूरत है। इतना यदि आपने किया, आपका ये खान पान का संयम हो गया। खान पान के संयम से व्यक्ति जो यूं ही बीमारियां आ जाती हैं असावधानी से, उनसे बचा जा सकता है। भोजन का संयम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। निश्चित समय पर भोजन हो, प्रकृति के अनुसार भोजन हो, मौसम के अनुसार भोजन हो, खान पान में शांति हो, मर्यादा हो, शुद्धता हो, आदि आदि। भोजन भी औषधि का काम कर जाता है, और भोजन में यदि आपने लापरवाही रखी तो भोजन भी बीमारी का कारण बनता है। और भोजन बिगड़ गया तो पेट बिगड़ गया, और पेट बिगड़ गया यानी खाद्य विभाग बिगड़ गया, मंत्रालय, तो सारे मंत्रालय बिगड़ गए। पेट बिगड़ा तो दिमाग पर असर आया, और पेट और दिमाग बिगड़ गया, गड़बड़ सब। खान पान का संयम, बोलचाल में संयम रखना जरूरी है कि नहीं है? नहीं जी, हम जो चाहे, जब चाहे, जिससे चाहे, जैसा चाहे बोलेंगे। अपने घर के अंदर कुछ भी बोलो, सड़क पर आकर के बोलो, तुम देखो। नहीं जी, क्या बात हो गई। हम घर के अंदर भी कुछ बोलते हैं, जो कुछ भी चाहे बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हम बाहर भी बोलेंगे। तुम्हारे घर में तुम्हारे को सहन किया जा सकता है, लेकिन बाहर वाला कौन तुम्हें सहन करेगा? बाहर वाला तुम्हें झेलने वाला नहीं। बाहर तो तुम्हें मर्यादा में ही बात करना पड़ेगी। बाहर तो तुम्हें बोलचाल में मधुरता, संयम रखना ही पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ,
जिह्वा और दांत में बातचीत शुरू हो गई। जीभ में और दांत में बातचीत शुरू हो गई। जीभ क्या कहने लगी? जीभ कहने लगी, अरे भाई दांत बहुत सारे हैं, उनके बीच में मैं अकेली रहती हूँ, ऐसा है वैसा है, सोच रही थी, कुछ कह रही थी, दांत को भी ख्याल में आ गया, बड़ी बातें करती है, समझ में नहीं आता। दांत मेरे भैया हैं, दांत मेरे भैया हैं, 32 भैया के बीच में एक ही तो बहन है, 32 भैया के बीच में तो एक ही बहन है, ऐसा वैसा करती, बड़ी अलग स्वभाव की है। दांत कहने लगे कि भैया ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि सारी मेहनत हम करते हैं, भोजन चबाने में मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते वैसा करते हैं, भोजन चबाने की सारी मेहनत हम करते हैं और भोजन का सारा रस ये लेती है, मुझे कुछ रस ही नहीं मिलता। मेहनत मैं करूं और रस ये मजे ये लेती है। तो कहने लगी, सुनो ज्यादा बढ़ चढ़ के बात मत कर, चुप बैठ। अरे मैं सही तो कह रहा हूं, सारी मेहनत हम करते हैं और रस तुम लेती हो, ये ठीक नहीं है। तो जिह्वा कहने लगी, तुम्हें अभी हमारा महत्व मालूम नहीं है। तो दांत अकड़ गए, अहंकार में आ गए, क्या करेगी तू, 32 है 32, 32 है 32। तो कहने लगी, कौरव भी तो 100 थे और पांडव केवल 5 थे, 5 पांडवों ने 100 कौरवों का क्या हाल कर दिया मालूम है? अरे कौरव पांडवों की बात छोड़ो, अभी तो 32 है 32, अभेद्य किला है, कोई अंदर घुस नहीं सकता। 32 अभेद्य किला है, मजबूत। अच्छा इतना अहंकार तुम्हारा है, बात मत करो, जरा तुमने बात की तो देखो अब भी मैं मजा चखाता हूं तेरे को। और दांत ने धीरे से जीभ को दबा दिया।